तो पिछली वीडियो में 5 घ तक हमने प्रश्न कर लिए थे, ठीक है। तो आज 5 ढ मतलब 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है और इसमें है कि बोर के परमाणु मॉडल के जो अभिगरित है वो लिख के समझाओ। तो भैया मैं तो बोल के दिखा के समझा रहा हूँ, लिख के तुम समझाइए पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया। तो बोर का परमाणु मॉडल से पहले जो था ना वो रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड के मॉडल में मान लो ये जो है वो नाभिक है, सिंपल लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु लेते हैं और ये जो है मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूमेगा ऐसे तो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली, अगर उसके हिसाब से देखें तो कंटिन्यूअसली, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे जब ये घूम रहा है, पहले पूरा बैकग्राउंड समझा दूं, ये घूम रहा है तो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक का इलेक्ट्रॉन है, गोल गोल ऐसे चक्कर काट रहा है। तो जब भी कोई चीज वृत्तीय गति करती है, गोल गोल घूमते, तो उसके पास एक त्वरण होता है केंद्र की ओर, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण है और त्वरित आवेश है। तो जो आवेशित कण होता है ना और त्वरित होता है, वो मतलब एक्सेलरेशन हो, उसके पास त्वरण हो, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है और उससे क्या होता है, उसकी ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमता घूमता इसमें से क्या होगा, ये घूम रहा है, तो ये मान ले फोटोन है प्रकाश का, ठीक है। और ऐसे घूमते घूमते में इसमें से फोटोन निकलते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी एनर्जी लगातार घटती रहेगी, तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाने के बजाय, ठीक है, ऐसे आगे इसमें गिर जाएगा, ठीक है। अब इसको लेकिन ऐसा होता नहीं है, परमाणु जो है इतने अस्थायी नहीं होते। तो इस चीज को समझाने के लिए बोर्ड ने अपना मॉडल दिया। बोर्ड ने क्या कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे के चारों ओर घूम रहा है तो ये कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमेगा, कुछ फिक्स कक्षाओं में घूमेगा, और इन कक्षाओं में घूमते समय भले इसके पास अभिकेंद्रीय त्वरण है, हमें नहीं पता, जब तक वो इन कक्षाओं में घूम रहा है तो उस समय ये ऊर्जा जो है उत्सर्जित नहीं करेगा, उस समय फोटोन जो है उत्सर्जित नहीं करेगा जब ये इन फिक्स कक्षाओं में घूम रहा है, ठीक है। ये कुछ ही फिक्स कक्षाओं में घूम सकता है। अगले उसमें पोस्टुलेट में, अगले अभिगरित में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका जो कोणीय संवेग हो L, वो h/2π का पूर्ण गुणज हो। h क्या है, प्लांक नियतांक, तो L जो होना चाहिए L = NH/2π, ये होना चाहिए। उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। उसके बाद वो कहता है मान ले इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऊर्जा को छोड़ नहीं रहा। उसके बाद कहीं से बाहर से कोई फोटोन आता है और उसे घूमते समय एनर्जी देता है, ठीक है। फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चली गई, तो अब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके अगर वो पर्याप्त होगी तो उससे अगली कक्षा में कूद जाएगा, फिर वहां पर गोल गोल चक्कर काटेगा और कुछ समय बाद, ठीक है, वो 10⁻⁻8 सेकंड के लगभग वो उतनी ऊर्जा के अंतर फोटोन को छोड़ के फिर से अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाएगा, फिर घूमने लगेगा, ठीक है। और जो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन में से निकलेगा, ठीक है, जो एनर्जी ये छोड़ देगा, उसका जो फोटोन की एनर्जी होगी ये इन दो कक्षाओं की जो एनर्जी का अंतराल है उनके बराबर होगी, ऑलराइट, ठीक है। मान लिया इसकी जो एनर्जी है वो E1 है, इसकी एनर्जी जो है E2 है, तो E2 - E1 एनर्जी को लेकर वो इस कक्षा में से इसमें चला जाएगा और फिर उतनी एनर्जी का फोटोन जो है वो छोड़ के फिर से अपनी कक्षा में आ जाएगा, फिर से गोल गोल घूमने लगेगा। दिस वाज बोर मॉडल, बोर के परमाणु के अभिगरित, यह लिख के समझा दियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। मान लिया ये जो है हमारा जो है चिकनी सतह, चिकना सरफेस है, मिरर है, दर्पण, कुछ भी हो सकता है, ये है, और इस पर आकर के कोई तरंगाग्र ऐसे टकरा रहा है। ये तो क्या है, ये तरंगाग्र थोड़ी है, ये तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र, इसको बोल देते हैं A और B, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, उन्होंने केवल 2 दर्शाई है। ये क्या पूरा का पूरा तरंगाग्र है, ठीक है, और ये आकर के ऐसे टकराता है, ठीक है। इसका A जो सिरा है वो इस पृष्ठ पर पहले टकराता है।
अब मान लिया बी, अब ये जो तरंगाग्र होगा इसका प्रत्येक बिंदु क्या कार्य करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। मतलब इसके हर बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे पहुंचेगी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। मान लिया जब तक बी से टी समय बाद, मतलब ए हिस्सा पहले पहुंच गया, बी वाला नहीं पहुंचा, तरंगाग्र का ऐसे गिर सकता है। तो जब बी वाला हिस्सा जब तक इसके किसी बिंदु तक पहुंचेगा दर्पण के, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बी डैश बोल देते हैं। मान लिया टी समय में पहुंचता है और वी वेग है प्रकाश की तरंगिका होगा इस माध्यम में, कुछ भी माध्यम हो सकता है, उसमें वी वेग है, तो ये जो दूरी क्या हो जाएगी, वो क्या वी टी हो जाएगी, ठीक है। अब ए से चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं वो भी तो वीटी दूरी तय कर लेगी उस समय में, तो हम क्या करेंगे, ए से वीटी दूरी का क्या करेंगे, चाप लगाएंगे और उसको इससे बी डैश से हम मिला देंगे, ऐसे ये मिल गया। और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ए डैश बोल देते हैं। तो यहां से जो है तरंगिकाएं तब तक यहां पे पहुंच गई ऐसे। तो अब ये जो है इसको ए डैश बी डैश जो है थोड़ा सा साफ सा बना लेते हैं। मतलब किरणें ही तो पहुंचेगी ना वे प्रकाश की हर जगह से, समझो, कोशिश करो समझने क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बताऊंगा। ठीक है, ये ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये ऐसे फिर बी से भी जाएगी और ये ऐसे आगे जाएगी। तो ये जो था मेरा ए बी आपतित तरंगाग्र है और ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। फिर से समझो कि आपतित तरंगाग्र आया, उसका ए सिरा जो है वो पहले टकरा गया चिकने पृष्ठ से, समतल है पृष्ठ, और बी वाला नहीं टकरा। तो बी से इसके हर बिंदु से क्या निकलती है, तरंगाग्र के हर बिंदु से द्वितीयक तरंगिका निकलती है, वो क्या चल के वहां तक पहुंचेगी, ठीक है। अब ए वाला तो परत से टकरा चुका है ना, तो वे तो टकरा के अपना चलते बनेगी, वो इसके यहाँ तक पहुंचने का वेट तो करेंगे नहीं। तो ये कह रहा है जब से बी से बी डैश तक जब तक पहुंचेगी तब तक यहाँ से ए डैश तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उतने ही समय पहुंचेगी, सेम मीडियम में है, उतनी दूरी उतने ही समय में चलेगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये दूरी भी मतलब वीटी दूरी का लेकर के हम चाप, तब वो चाप मारेंगे और उससे इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें परावर्तित तरंगाग्र मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक अभिलंब खींच लूं तो देखो इसमें तरंगाग्र में जो बहुत सारी किरणें आएगी उसमें एक ये भी किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आपतित किरण अभिलंब उनके बीच का कोण आपतित। ये परावर्तित किरण है, यहाँ पर अभिलंब खींच लो, परावर्तित किरण अभिलंब तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये जो तरंगाग्र यहाँ पर है वो इस किरण के क्या होगा, ये तरंगाग्र है ए बी, ऐसे ये किरणें आ रही है और ये क्या है ए और बी। ए बी क्या क्या बताया था, तरंगाग्र जो होता है वो हमेशा किरणों के लंबवत होता है, यानी ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होना है। अब ये आई है तो ये क्या बच जाएगा, ये 90 माइनस आई बच जाएगा, ठीक है। अब जो अभिलंब है, अभिलंब जो खींचा है ऐसे, वो पृष्ठ के क्या खींचे है, लंबवत खींचा है, यानी पूरा एंगल 90 का है। और ये इतना एंगल अगर 90 माइनस आई है तो ये जो बचा हुआ एंगल है क्या है, वो आई हो जाएगा। यानी ये जो एंगल है ये वाला वो क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल आर है तो ये इतना बचा हुआ ये 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ये पूरा 90 इतना 90 माइनस आर, तो ये जो है वो आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दो त्रिभुज पकड़ लेते हैं, एक तो ए बी और बी डैश, ए बी बी डैश तथा त्रिभुज एक ले लेते हैं ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। इनको ड्रॉ भी कर देता हूं मैं अलग से, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। तो
एक त्रिभुज तो ये होगा ए बी और बी डैश, ये जो है वो VT थी, और एक ये, इसको थोड़ा सा ऐसे करके इधर से ऐसे करके बनाते हैं, मतलब ये वाली साइड को ऐसे बना लेते हैं, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये दूरी बी से बी डैश तक पहुंचने में VT थी, ए से ए डैश तक पहुंचने में ये भुजा VT है, ठीक है। अब ये प्रकाश की ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि जो अभिलंब होता है वो किरणों क्या होता है, लंबवत होता है, और ये भी क्या एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यानी ये भी 90 का है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि अभिलंब सॉरी जो ये है क्या, तरंगाग्र जो है वो प्रकाश किरणों क्या है, लंबवत है। अब ये एंगल कितना है इसका, ये I है, और ये एंगल इसका R है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये VT इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये जो भुजा है AB डैश और इसमें भी क्या AB डैश, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है। तो क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है और एक कोण क्या है, समकोण है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज है तो संगत भुजाएं, मतलब ये एक इसके जैसी भुजा, ये इसके जैसी, ये इसके जैसी, संगत भुजाएं, संगत कोण, ये कोण इसके जैसा है, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के जैसा है, ये वाला इस कोण के जैसा है। संगत भुजाएं संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये कोण जो होगा एंगल I, अब हम कह सकते हैं एंगल I बराबर होगा एंगल R के, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही क्या है, परावर्तन का नियम है, ठीक है। पूरी कहानी को एक बार रिकैप करके दोबारा समझते हैं। एक चिकना पृष्ठ था, उस पर एक तरंगाग्र आया AB, ठीक है। जब तक B से B डैश तक पहुंचा तब तक वो A से A डैश तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपतित तरंगाग्र AB है, परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश है, ठीक है। अब तरंगाग्र जो होता है वो किरणों के हमेशा लंबवत होता है, इसलिए ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री, इधर भी एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। अब आपतित किरण ये है, एक आपतित किरण है, बहुत सारी किरणें होंगी, उस पर अभिलंब खींचो तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है। ऐसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। ये I है, ये पूरा का पूरा 90 का था, क्योंकि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस I होगा, और ये पूरा 90 का था, ये पूरा 90 का था, उसमें से इतना 90 माइनस I हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा, I बचेगा, क्योंकि I और 90 माइनस I जुड़ के 90 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये I होगा, ऐसे ही इधर ये R हो गया। अब हमने दो त्रिभुज ले लिए AB डैश और A डैश B डैश, ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज क्या मिले हमें, सर्वांग सम मिले, इसका मतलब एंगल I बराबर एंगल R के, यही परावर्तन का नियम है, और यही इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा में क्वेश्चन है कि एक पतली एकल झर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एकल झर्री क्या है, एक पतली सी स्लिट, मतलब एक पतली सी, अगर ऐसे ये जो बोर्ड है इसमें एक पतली सी लाइन कर दूं, मैं ब्लेड लिया और ऐसे एक पतला सी लाइन खींच दी, तो उसको बोलते हैं एकल झर्री, ठीक है। तो मैं अपनी ऐसे एकल झिर्री बना लेता हूँ, है ना। एकल झिर्री एक्चुअली क्या है, ऐसी है, ऐसी पतली सी लाइन जो है वो बोर्ड के ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उसी को जो है थोड़ा जूम करके बड़ा करके बना हुआ है, ठीक है। अब एक वर्णीय प्रकाश का मतलब किस किस को पता है, एक वर्णीय प्रकाश मतलब क्या, मीन्स जिसके पास एक कलर हो, एक ही कलर, मतलब प्रकाश जो होता है उसके पास बहुत सारे रंग होते हैं, तो एक वर्णीय प्रकाश में केवल एक रंग है, एक रंग मतलब उसके पास केवल एक निश्चित वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, और एक उसकी आवृत्ति है, मतलब ये जो प्रकाश आता है यूजुअली सन से, जो उसमें सारे के सारे कलर के प्रकाश होते हैं विभ की ओर,
बहुत सारी वेवलेंथ है, बहुत सारी, हर वेवलेंथ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश हम डाल लेंगे वो क्या होगा, उसमें केवल एक वेवलेंथ होगी, ठीक है, इसलिए उसको एक वर्णीय प्रकाश बोल रहे हैं। तो ये झर्री है, और यहाँ पे कहीं हमने लाइट का सोर्स रखा है अपना, और यहाँ पर हमें स्क्रीन है, कुछ भी हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसा सा सिनेरियो है कुछ, ठीक है। थोड़ा वैसे नीचे करके बनाता तो अच्छा रहता। इट्स ओके। अब यहाँ से मान लिया प्रकाश आ रहा है, तो हमें क्या लगता है भाई, यहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इसके सीध में यहाँ तक तो प्रकाश पहुंचना चाहिए, यहाँ तक लाइट जाएगी, और उसके ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, बहुत पतली सी लाइन। तो मैं लाइन में ऐसे एक प्रकाश मिलना चाहिए, लेकिन लाइट क्या बोलती है, लाइट तो बोलती थोड़ी है, लाइट जाती है, वो यहाँ पे आती है, कुछ जगह नहीं जाती, फिर अगली जगह जाती, थोड़ी दूर तक नहीं जाती, फिर जाती है, मतलब बीच में जाती है बहुत सारी लाइट, बीच में एक ब्राइट बैंड बनता है, ठीक है, बहुत सारा प्रकाश। उसके बाद डार्क ब्राइट ऐसे बैंड्स बनते हैं, ठीक है। यानी बीच में बहुत सारा प्रकाश है, जिसको हम केंद्रीय उच्चिष्ट बोल रहे हैं ना, वो वही है जो बीच में बहुत सारी लाइट जहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लाइट है, फिर अंधेरा है, फिर लाइट है, फिर अंधेरा है, मतलब ऐसे समझो, ये जो है बीच में बहुत सारी लाइट है, उसके बाद क्या है, ऐसे ये अंधेरा है, जब ब्लैक ब्लैक है, इधर अंधेरा है, फिर लाइट है, फिर अंधेरा है, फिर अंधेरा है, और फिर अंधेरा, फिर 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 ऐसे है, दोनों साइड ऐसे होता जा रहा है, ठीक है। तो जो बीच में जो होती है लाइट, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा तीव्रता होती है उसकी, सबसे ज्यादा वहां पर लाइट होती है। फिर तीव्रता और जो चौड़ाई है ब्राइट बैंड की, उच्चिष्ट की, वो घटती 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 चली जाती है, और एक टाइम पे क्या, बस फिर भाई कहाँ तक लाइट, ऐसे थोड़े ही ना, कहीं तो जाके अंधेरा हो ही जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ ऐसे कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये जो है एक पतली झर्री का विवर्तन का पैटर्न है कुछ इस प्रकार का। हमें क्या करना है, अपनी व्यवस्था, ज्यामितीय व्यवस्था देखेंगे कि कहाँ सोर्स रखा है, कहाँ बन रहा है, और फिर हम देखेंगे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की और बाकी जो उच्चिष्ट निम्निष्ट है उनकी कोणीय स्थिति देखेंगे कहाँ बन रही है, ठीक है, एंगल से इस पर, और फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ये हमें करना है आज। तो बाकी चीजों को मिटाया जाए। स्लिट, यहाँ पर हम सोर्स रखेंगे, और ये क्या है, स्क्रीन, ठीक है, एक्स वाई स्क्रीन है, ए बी स्लिट का नाम रख देते हैं। अब जब सोर्स है, सोर्स से ऐसे प्रकाश जाएगा, ठीक है, तो यहां से क्या होंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट्स पहुंचेंगे, ठीक है, और एक्सटेंडेड सोर्स है, अगर लीनियर सोर्स है तो उससे सिलेंड्रिकल। पर हम क्या चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि जो वेव फ्रंट आए मेरा, वो कैसा है, प्लेन आए, एक समतल आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक उत्तल लेंस रख देते हैं, ठीक है, और इस स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रख देते हैं, जिससे क्या कर देता है, फोकस से आने वाली प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस क्या कर देता है, समांतर कर देता है, ठीक है, समांतर प्रकाश किरण आएंगी। और समांतर प्रकाश किरणों का जो तरंगाग्र होता है, ठीक है, तरंगाग्र, जिसको इंग्लिश में वेव फ्रंट बोलते हैं, तरंगाग्र क्या होता है, एक समतल होता है, क्योंकि हाइगेंस वाली वीडियो में भी हमने देखा कि जो तरंगाग्र है वो हमेशा उनके किरणों के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर है तो मतलब ये सब के सब समांतर है, इनका परपेंडिकुलर क्या होगा, एक समतल होगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, और जब उनमें से जो ये जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है, ठीक है। तो जब ये तरंगाग्र ऐसे यहाँ पहुंचेगा, तो इसके प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी, हर दिशा में जाएगी, ठीक है। अब उनमें से जो सीधी जा रही है, जो कि जा रही है सीधी, अब उनको एक उत्तल लेंस द्वारा इस स्क्रीन पर फोकस करवा लिया जाता है, ठीक है। इस स्क्रीन को इस उत्तल लेंस के फोकस पर रखते हैं, ताकि जो भी प्रकाश किरणें आए उनको वो क्या कर दे, इस स्क्रीन पे मिला दे, ठीक है। तो ये जो है, इसने सब की सब जो सीधी आ रही थी बिना विचलित हुए, मतलब सीधी जो जा रहा है प्रकाश, उनको सबको उत्तल लेंस का मिला देगा, इस बिंदु ओ पे मिला देगा, ठीक है।
अब इनमें प्रकाश किरणों में या प्रकाश तरंगों में इनमें कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी पथांतर, ठीक है, कोई पथांतर नहीं है, सेम रास्ता है इनका, सबका ही सबका सेम रास्ता है, ठीक है। ये जो सीधी जा रही है वो लेंस में कुछ ज्यादा है, मोटाई को जा रही है, जो कि थोड़ी तिरछी हो गई वो कम मोटाई में गई, फर्क पड़ता है ना उस चीज का। तो मतलब ये सब की सब क्या है, सेम रास्ते जाते हैं, इनमें कोई पथांतर नहीं है, ठीक है। इनके लिए तो पथांतर है डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। अब देखो जहां पथांतर 0 होता है, पथांतर अगर 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो दो तरंगों के बीच में, तो क्या वहां पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। ऊपर का दिख रहा है क्या, हाँ, वहां पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। और अगर वही पथांतर जो हो वो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसा हो, तो वहां पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। व्यतिकरण दोनों के साथ है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा इनका पथांतर होगा तो संपोषी, और लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 को होगा तो विनाशी व्यतिकरण। तो बीच में जब ये प्रकाश किरणें जा रही है तो बिल्कुल बिना सीधी चली गई, कोई पथांतर नहीं था, तो कोई मतलब वहां पर संपोषी व्यतिकरण हुआ। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमारा बनेगा केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट। अब मान लिया ये प्रकाश की किरणें किसी एंगल थीटा से होकर जाती है, जो वाली मतलब तरंगिका ही जो है इस तरंगाग्र से सब और सब दिशाओं में निकलेगी, तो हम कह रहे हैं जो थीटा के एंगल से जा रही है तरंगिकाएं, वे कहीं किसी पॉइंट पी पर मिलेगी स्क्रीन पे, ठीक है। कहाँ मिलती है, अभी पी पर मिलती है। अब अगर इनका दोनों का देखो तो रास्ता जो होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। इनका रास्ते में क्या होगा, पथांतर होगा। क्या होगा, पथांतर होगा, पथांतर होगा। अगर मैं इससे इस पर लंब डाल दूं, ऐसे ये लंब डालना है, ये कोण तो क्या है, थीटा, थीटा कोण से जा रही है ये, और ये लंब डाल दिया, ये पॉइंट था बी और ये सी, तो जो मेरा बी सी है, बी सी वो ही क्या है, मेरा पथांतर है। बी सी ही क्या है, पथांतर है, ठीक है। इससे बी सी से आगे जो है ये सेम रास्ता है इनका, बी सी क्या है, मेरा पथांतर है। अब अगर मैं बी सी निकाल लूँ पथांतर, तो उससे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ब्राइट बनना है या यहाँ पर डार्क बनना है, यहाँ पर अंधेरा होगा, यहाँ पर प्रकाश होगा, यहाँ पर उच्चिष्ट बनना है या निम्निष्ट बनना है, वो डिपेंड करेगा इस बी सी पर, इस पथांतर पर, ठीक है। अब जो स्लिट की चौड़ाई तुमने लिखी है, अब तक स्लिट की चौड़ाई जो है वो हमने ई मान लिया, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। बताओ ये एंगल कैसे निकलेगा। देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ये ऐसे थीटा के एंगल पे जा रही थी, ठीक है, और ऐसे यहाँ से इस पे ये लंब गिरा हुआ है 90 डिग्री का, ये थीटा है, तो ये इतना बचा हुआ, ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, कितना 90। अब ये 90 है तो 90 हो गई, अब तीनों को जोड़ के क्या बनना है 180, ये 90 हो गई, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि 9 थीटा 90 माइनस थीटा और 90 तीनों में क्या होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 आई है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें BC निकालना है, पथांतर। तो अगर इसमें इस त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा लूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, हमें पता है साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने क्या होगा मेरा, लंब BC अपॉन ये कर्ण जिसकी चौड़ाई क्या है, E है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, E साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है, मेरा पथांतर है, और E साइन थीटा की वैल्यू ही डिपेंड करेगा कि वहां पर ब्राइट बनना है डार्क बनना है, ठीक है। अगर E साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा ऐसा हो, तो वहां पे संपोषी व्यतिकरण का नहीं पता हमें इतना पता है अगर इसकी वैल्यू जो है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, तो वहां पे डार्क बनेगा, वहां पे अंधेरा होगा, ठीक है। और अगर इसी की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 हो, तो वहां पे क्या आएगा, उच्चिष्ट बनेगा,
ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट से अलग जो उच्चिष्ट बनेंगे ना वे बनेंगे इससे। पर ऐसा है क्यों, एक बार वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो बाकी की सब चीजें तो थोड़ी सी हटा देते हैं। पहले बात करते हैं, जब पथांतर जो मेरा ई साइन थीटा वो एन लैम्डा के बराबर हो और एन की वैल्यू भी हम ले लेते हैं 1, तो ई साइन थीटा बराबर क्या होगा, लैम्डा। यहां पर मेरा क्या बनना है, पहला निम्निष्ठ यानी पहला जो अंधेरा बनेगा वो यहां पर बनना है, देखते हैं क्यों। ठीक है, अब मान ले यहां पर क्या है, यहां पर दो सोर्स तो है नहीं, केवल ये और ये। अगर ये और ये केवल दो होती और पथांतर लैम्डा होगा तो यहाँ पे ब्राइट बनना था। क्या बनना था, ब्राइट, प्रकाश आना था। बट यहां से लेके यहां पर इस तरंगागर में क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे क्या प्रकाश के स्रोत है। ठीक है, अब जो पहले वाला है और जो एंड वाला है उनके बीच में पथांतर कितना है, लैम्डा। अगर मैं इनको आधे में डिवाइड कर दूं, ऐसे इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दूं स्लिट को, अगर यहां से यहां तक के में पथांतर जो है वो लैम्डा हो रहा था, तो क्या इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2 होगा। ये जो सोर्स है और यहाँ पे बीच में बिल्कुल जो सोर्स है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, क्या लैम्डा बाई 2 होगा। पर इतनी दूरी तक पथांतर जो है लैम्डा बन रहा है, तो आधे में तो लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये और ये दोनों मिलकर तो क्या करेंगे, विनाशी व्यतिकरण करेंगे। ऐसे इससे अगले में और इसके अगले में भी लैम्डा बाई 2 होगा। यहाँ के में लैम्डा बाई 2, यहाँ से लैम्डा बाई 2, यहाँ से लैम्डा बाई 2, ऐसे यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो होगा लैम्डा बाई 2 होगा। तो यानी सारे सोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब कि मान लो प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, और अगर दो सोर्स के बीच में लैम्डा बाई 2 का पथांतर है, इसका मतलब एक चीज है, अगर एक कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में हो, तो अगले वाला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो। ठीक है, मतलब वे एक दूसरे को कैंसिल करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर सारे के सारे सोर्स क्या होंगे, कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे लैम्डा जब पथांतर होगा। ऐसे ही मान लिया पथांतर जो है वो 2 लैम्डा का है। ठीक है, पथांतर 2 लैम्डा का, तो सारे सोर्स को क्या करो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब पहले और यहां से यहां तक का जो पथांतर था वो 2 लैम्डा पहुंच रहा है। ठीक है, कैसे ले गया, 2 लैम्डा है, तो इसके और इसके बीच में क्या लैम्डा बाई 2 होगा, और यहाँ पे भी लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लैम्डा बाई 2, यानी इस वाले और इस वाले के बीच में लैम्डा बाई 2 खत्म करेंगे। फिर इस वाले और इस वाले के बीच में लैम्डा बाई 2, यहाँ से और यहाँ से बीच में लैम्डा बाई 2, यहाँ के और यहाँ के बीच में लैम्डा बाई 2, यानी यहाँ वाले सारे यहाँ वालों को खत्म कर देंगे, यहाँ वाले सारे यहाँ वालों को खत्म कर देंगे। मतलब टोटल जो लाइट जाएगी वो शून्य है, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पर जहां पर भी पथांतर जो होगा वो 2 लैम्डा, ऐसे ही 3 लैम्डा में और हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे करना। अब देखो 3 लैम्डा बाई 2 में क्या होता है, 3 लैम्डा बाई 2 में 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ऐसे जो भी सोर्स है, ये तो 2 हिस्से हुए, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, दिख तो रहा होगा सब अच्छे से। ठीक है, अब पहले और आखिरी वाले के बीच में जो पथांतर है वो 3 लैम्डा बाई 2 का है। कितना है, 3 लैम्डा बाई 2। यहाँ के और यहाँ के में लैम्डा बाई 2 होगा क्या, यहाँ लैम्डा बाई 2, यहाँ लैम्डा बाई 2। अब इसके वाला ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ वाला जो कहीं होगा वो यहाँ वाले को कैंसिल कर देगा, यहाँ वाला यहाँ वाले कैंसिल, यानी ये वाले सारे ये वन वालों को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट जो है नहीं पहुंचेगी, बट ये बच जाएंगे। ठीक है, इनको कैंसिल करने वाला नहीं है अभी। ठीक है, ये बच जाएंगे 3 लैम्डा बाई। ठीक है, 1/3 बच गए। ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2 है तो 1/3 सोर्स जो है बच गए। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करा, 2 हिस्से ने 1 को कैंसिल कर दिया और तीसरा हिस्सा बच गया। ऐसे अगर 5 लैम्डा बाई 2 होगा, 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, एक हिस्सा यानी कि 20% सोर्स, 1/5 सोर्स फिर भी बच जाएंगे, 5वां हिस्सा उनका बच जाएगा। ऐसे 7 लैम्डा बाई 2 होगा तो 1/7वां हिस्सा बचेगा। ठीक है, 7 हिस्से में डिवाइड करेंगे, पहला दूसरे को, तीसरा चौथा को, 5वां छठे को कैंसिल कर देगा, 7वां हिस्सा बचेगा। यानी कि आगे आगे जो उच्चिष्ट बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, जब पथांतर जो हो बी सी की वैल्यू या ई साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 ऐसे हो, और उनकी जो तीव्रता होगी, प्रकाश जितना वहां पर पहुंचेगा वो लगातार घटता जाएगा, क्योंकि बीच में केंद्रीय उच्चिष्ट में सब के सब लाइट भेज रहे हैं। 3 लैम्डा बाई 2 पे 1/3 सोर्स लाइट भेज रहे हैं, 5 लैम्डा बाई 2 पे 5वां हिस्सा लाइट भेज रहा है, जितने भी है उनका, मतलब अगर 100 है तो 20 भेज रहे हैं, और 7 लैम्डा बाई 2 पे 7वां हिस्सा लाइट भेजे, मतलब 70 है तो 10 भेज रहे हैं केवल। ठीक है,
70 है, 1/7वां हिस्सा। तो तीव्रता क्या होगी, घटती 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 जाएगी लाइट की। तो ऐसा है, मतलब अगर लैम्डा बाई ई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है तो वहां पर क्या बनने वाला है, निम्निष्ठ बनने वाला है। हमने देख लिया लैम्डा जहाँ होगा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, वहां पर तो आधा आधा करके कैंसिल हो जाएगा। और जहां पर ई साइन थीटा जो होगा वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 ये होगा, यानी कि वैल्यू 1 2 3 टेक के, तो 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 बनेगा। वहां पर क्या बनेंगे, उच्चिष्ट बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, उच्चिष्ट बनेंगे। ये तो ये पूरा इसकी विवेचना, ये हमने विवेचना कर दी, ये सब कुछ बता दे कहाँ क्या बढ़ने वाला है, कौन से एंगल पे बढ़ने वाला है ये। तो इन सब को अगर मैं थोड़ा सा एक चीज और करके देख लेते हैं। अब एक चीज हमें पता है, स्लिट जो है वो बहुत ही पतली है, नैरो है, और स्क्रीन जो है बहुत दूर धरी होती है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूर, और स्लिट जो है मिलीमीटर्स में होती है। ठीक है, मतलब मानो ऐसे बहुत ही पतली सी स्लिट है और ऐसे बहुत दूर पे स्क्रीन रखी है, तो क्या यहाँ और मतलब सब खेल इतने से में हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चीज हमने समझ ली है। ओके, तो देखो अब तक जो निष्कर्ष निकल कर आया हमारे पास वो है कि ई साइन थीटा जब एन लैम्डा होगा तो हमारे पास निम्निष्ठ होगा, और ई साइन थीटा जब 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा तो वहां पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, अब इस चीज को देखते हैं। यहाँ से साइन थीटा जो होगा क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई ई, और हमें पता है जब कोण बहुत छोटा हो तो साइन थीटा क्या होता है, लगभग थीटा के बराबर होता है, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई ई। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाले हैं, अपने निम्निष्ठ मिलने वाले हैं। इसी तरह यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2n+1 लैम्डा बाई 2e। बस साइन थीटा की जगह थीटा रखा है, उसको ई को डिवाइड मिलेगी, इतनी सी चीज करी है। तो इस चीज को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे कुछ मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इसको मिटा दो एक बार। ठीक है, थीटा बहुत छोटा है, बीच में क्या बनेगा मेरा, एक उच्चिष्ट बनेगा। कहां पर बन रहा था, बिल्कुल बीच में, बीच तो ओ पॉइंट पे। अब वो उच्चिष्ट कहां तक रहेगा, जहां तक कि पहला निम्निष्ठ नहीं आ जाता। ठीक है, पहला निम्निष्ठ है, उसके बाद ए से दूसरा उच्चिष्ट आएगा, फिर तीसरा, ऐसे आते जाएंगे। इधर भी पहला निम्निष्ठ आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब पहला निम्निष्ठ कहाँ बनेगा, इधर, इधर क्या बनेगा, इधर की वैल्यू एक्स में प्लस की ले लो और इधर की माइनस की। ठीक है, तो इधर एन की वैल्यू जब 1 रखूंगा मैं, ठीक है, तो थीटा बराबर लैम्डा बाई ई। इधर यहाँ पर इसकी कोणीय स्थिति क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई ई, किसकी, पहले निम्निष्ठ की। ऐसे ही दूसरे की 2 लैम्डा बाई ई, तीसरे की 3 लैम्डा बाई ई, ये हो जाएगी। ऐसे ही अगर उच्चिष्ट की बात करें तो पहले की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पर 1 रखो इसमें, तो 3/2 लैम्डा बाई ई। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, इस वाले उच्चिष्ट की 5/2 लैम्डा बाई ई। ऐसे इधर माइनस में लिख सकते हैं, माइनस के लैम्डा बाई ई, माइनस के 2 लैम्डा बाई, यहाँ पर 3 लैम्डा बाई, इनमें क्या क्या बन रहा है, निम्निष्ठ। और यहाँ पर ये माइनस के 3/2 लैम्डा बाई, माइनस के 5/2 लैम्डा बाई, यहाँ पर क्या बन रहा है, उच्चिष्ट बन रहा है, उच्चिष्ट जहाँ पर ब्राइट है। तो इस केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई उन्होंने हमसे कही थी निकालने को, किसकी, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो एक कहाँ तक है, ये पहले जो इधर पहला निम्निष्ठ और जो इधर पहला निम्निष्ठ उनके वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, वहां तक फैला हुआ है। अब ये जो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई लिख रखे, ये इनकी कोणीय स्थिति कि एंगल पर वे कहाँ बन रहे हैं। मतलब कि ऐसे अगर मैं बढ़ाऊं और ये स्लिट थी, ये बीच में क्या था, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो ये जो है यहाँ पर पहला निम्निष्ठ था, मान लिया पहला डार। तो ये जो पॉइंट है, अगर ये थीटा बोल लूँ मैं, तो इस थीटा की वैल्यू है लैम्डा बाई ई। ठीक है, और इधर भी अगर पहला निम्निष्ठ बना रहा है, ये पहला ही बोल लूँगा उसको, प्लस माइनस के बाद। ठीक है, यहाँ तक ऐसे कोणीय उच्चिष्ट जो है ये फैला हुआ है,
इसकी इंटेंसिटी। तो ये थीटा भी क्या है, लैम्डा बाई ई, ये इनकी कोणीय स्थिति। तो टोटल इसकी जो कोणीय चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो कोणीय चौड़ाई हो जाएगी केंद्रीय उच्चिष्ट की, वो हो जाएगी 2 थीटा। ठीक है, एक थीटा ऊपर तक, एक थीटा नीचे तक, यहां तक इतना फैला हुआ है। और 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा बाई ई। ठीक है, ये इसकी कोणीय चौड़ाई का व्यंजक होगा। यहीं पर लिख दिया सारा खेल। ये क्या है, इसकी कोणीय चौड़ाई का व्यंजक होगा। ऐसे स्लिट से ये कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और 2 थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई ई। लैम्डा बाई ई इधर, लैम्डा बाई ई इधर। ठीक है, तो क्या होगा, 2 लैम्डा बाई। अब ध्यान देखो, ये लैम्डा बाई ई इस चीज की, इस दूरी की वैल्यू नहीं है, ये इस एंगल की वैल्यू है। ठीक है, इस कोण की वैल्यू है लैम्डा बाई लैम्डा। और इसकी कोणीय चौड़ाई ही बतानी थी हमें, इसकी एक्चुअल ये वाली चौड़ाई नहीं बतानी थी, केवल कोणीय चौड़ाई ही बतानी थी। ऐसे ये वाली चौड़ाई भी हम बता सकते हैं इसकी, कोशिश करें, चलो करते हैं कोशिश, मिटाते हैं एक बार ये चीज। देखो मान लिया ये जो है केंद्रीय उच्चिष्ट है और यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर क्या पहला निम्ननिष्ठ मिलता है, यहाँ पर भी पहला निम्ननिष्ठ मिलता है। ठीक है, ओ से मान लिया दूरी कितनी है, x है, और ये भी दूरी x है। ये x अभी निकाल लिया हमें, ये d है। तो ये थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, लैम्डा बाई है, इधर भी लैम्डा बाई है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सोचो, tan थीटा की वैल्यू सामने क्या, लंब और आधार। ठीक है, ये x है, और ये स्लिट से जो स्क्रीन जितनी दूरी पर है वो d है। और जब कोण बहुत छोटा है तो tan थीटा की वैल्यू भी लगभग किसके बराबर होती है, थीटा के। तो थीटा बराबर x अपॉन डी। और थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, लैम्डा अपॉन ई इक्वल टू x अपॉन डी। तो इस d को भी उठाकर इधर भेज दो, इस d को भी उठाकर इधर भेज दो। तो d लैम्डा अपॉन ई, ये हो जाएगी ये दूरी पहला निम्ननिष्ठ का, और इतनी ये होगी। तो इसकी अगर रेखीय चौड़ाई पूछे केंद्रीय उच्चिष्ट की, तो वो क्या हो जाएगी, वो 2x के बराबर हो जाएगी। और 2x मतलब 2d लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेखीय चौड़ाई। और कोणीय चौड़ाई क्या है, कोणीय चौड़ाई है 2 थीटा। 2 थीटा यानी 2 लैम्डा अपॉन ई, किसकी, उच्चिष्ट की। ठीक है, यहाँ पर क्या बनना है, उच्चिष्ट, लाइट है, इधर फिर डार्क आना शुरू होता है। ठीक है, ये डार्क, तो यहाँ तक क्या है, प्रकाश है, लाइट है। तो आई होप ये सब जो काम है इसका वो समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।